मैं आर्यन कुमार और आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इन आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक जो दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट राज्य नीति के निर्देशक तत्व। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि मतलब ये ड्राइव कहाँ से हुआ। तो ये जो हमारे पार्ट 4 में जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, इसको जो है आयरलैंड से ड्राइव किया गया था। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया था। और आयरलैंड में भी ये जो आया था स्पेन से आया हुआ था, ये नहीं था कि आयरलैंड का अपना था। आयरलैंड ने अडॉप्ट किया था स्पेन से, और हम लोगों ने जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो डीपीएसपी को हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल्स दे रखे हैं उसको एक एक पढ़ के और उसको हम समझते चले जाते हैं। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है, ये डिफिनेशन दे रखा है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट एंड अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन द पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में जो हम फंडामेंटल राइट्स देखे और उसमें जो आर्टिकल 12 जो होता है स्टेट को डिफाइन करता है, तो उसका सेम मीनिंग है यहाँ पे भी। तो पार्ट थर्ड में क्या दे रखा था, पार्ट थर्ड में भी यही दे रखा था कि मतलब जो गवर्नमेंट के जितने भी लोकल अथॉरिटीज या गवर्नमेंट के अंदर जितने भी अथॉरिटीज आते हैं, वो जैसे लेजिस्लेचर हो गया वो स्टेट लेवल पे, या पार्लियामेंट जो हो गया सेंट्रल लेवल पे, ये सभी जो स्टेट के अंदर आते हैं। तो ये दे रखा है। और उसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 37 application of the principle contained in this part. The provision of the content in this part shall not be then enforceable by the court, but the principle that there in the laid down in the nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply. इसमें क्या कहा गया है कि जो डीपीएसपी जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता है, किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। आपने अगर देखें कि फंडामेंटल राइट जो होता है वो अगर उसका वायलेशन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। जबकि डीपीएसपी जो होता है स्टेट का अपना पावर होता है, और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट किसी भी मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ये जो है स्टेट इंजॉय करती है, और स्टेट अपने हिसाब से ही मतलब उसके अंतर्गत नियम बनाती है। लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाता है कि उसका मिसयूज ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए भी स्टेट या सेंटर जो है कानून बनाती है। डीपीएसपी को हमेशा ध्यान में रख कर ही बनाती है। और तो अब 38 जो दिए रखा है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। इसमें जो कहा गया है कि स्टेट जो होगा वो कल्याण के अभिव्यक्तियों के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और इसमें क्या होता है कि राज्य जो होता है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था करता है कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जैसे दिया है कि स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, सिक्योरिंग द प्रोटेक्टिंग द इफेक्टिव एंड इट मे बी द सोशल इन विच जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड द पोलिटिकल, एंड शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ। तो वही है कि इसमें सामाजिक व्यवस्था हो या आर्थिक, राजनीतिक या न्याय, राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करेगा। और इसमें और सेकेंड पार्ट दे रखा है, द स्टेट शैल इन द पार्टिकुलर टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन द इनकम, endeavor द एलिमिनेट द इनइक्वालिटीज इन द स्टेट एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली द अमॉन्ग द इंडिविजुअल बट ऑल्सो द अमॉन्ग द ग्रुप रिसाइडिंग द डिफरेंट एरियाज एंड एंगेज इन द डिफरेंट वोकेशन। इसमें क्या कहा है कि राज्य जो है वो मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन द इनकम, जो भी मतलब असमानता है इनकम में उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा, और ये प्रयास करेगा कि एलिमिनेट द इनइक्वालिटीज इन द स्टेटस जो भी है उसके इनइक्वालिटीज को भी कम किया जाए, और फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी दिया जाए उनको। लोगों जो भी राज्य की जनता है उन्हें एक अपॉर्चुनिटी जाए, उन्हें वो सारी फैसिलिटीज दिया जाए जिससे उनका जो है कि लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बढ़े। आर्टिकल 39 डिस्कस करता है द सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी फॉलोड बाय द स्टेट शैल इन द पार्टिकुलर डायरेक्ट पॉलिसी टुवर्ड्स द सिक्योरिंग द सिटीजन मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इसमें आर्टिकल 39A में कहता है कि मतलब वो पुरुष हो या स्त्री हो,
सभी नागरिकों को समान रूप से जीविकापार्जन जो लिवलीहुड होता है उसका साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए, ये स्टेट की जिम्मेवारी बनती है। बी पार्ट कहता है द ownership and the control of the material resource of the community so that distributed as best to observe the common good। इसमें डी मतलब बी पार्ट में ये कहता है कि मतलब समुदाय के जितने भी भौतिक संसाधनों का स्वामित्व है और इसका नियंत्रण का इस प्रकार से बंटवारा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप के साधन में प्राप्त हो। और सी पार्ट है The operation of the economic systems does not result in the concentration of the wealth means the production of the common detriment। मतलब इसमें जो है सी पार्ट में कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का जो है सर्वसाधारण में अहितकारी संकरण ना हो, मतलब कंसंट्रेशन ना हो, एक मतलब एक हाथों में वेल्थ का जो कंसंट्रेशन हो, मतलब उसको सारे लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली। सी पार्ट में कहा गया देयर इज डी पार्ट में है देयर इज द इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर द मैन एंड वुमेन। डी पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 39 का डी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि औरतों मतलब औरत हो या मर्द मतलब पुरुष हो, उनको सभी को इक्वल वेज मतलब इक्वल वेतन दिए जाए इक्वल काम के लिए। जैसे अगर जितना 8 घंटा अगर पुरुष काम करता है और 8 घंटा लेडीज काम करती हैं तो दोनों को इक्वल पेमेंट दिया जाए, मतलब स्त्री और पुरुषों को दोनों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ई पार्ट कहता है टू हेल्प द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड मेन वर्कर टेंडर एज। इसमें यही है कि पुरुष और स्त्री जो भी हैं, ई पार्ट में कहा गया है, या जो बच्चे हैं उनको इकोनॉमिकली इस तरह से एब्यूज ना हो, ये राज्य ध्यान रखेगा कि वो मजबूर हो जाए उस काम के करने के लिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या उनका एज अलाउ नहीं करता हो। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे बच्चों से फैक्ट्रीज में काम करवाना जो होता है ये भी इलीगल माना गया है। और जो मतलब इस तरह की कोई भी काम मतलब हजार्डस काम में भी आप लोगों को ना ढकले, इसलिए ना ढकले कि उनको इकोनॉमिकली मतलब उनको ज़रूरत है और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस जानलेवा मतलब जो हजार्डस एक्टिविटीज है उसमें आप उसको इन्वॉल्व कर लें। तो इसका ध्यान जो है स्टेट रखेगी। एफ पार्ट में कहा था द children are the given opportunity and facility to develop the healthy and manner and condition of the freedom, dignity and the childhood, youth and protected against the exploitation, against the moral and material abandonment। इसमें होता है कि जो मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनको स्वतंत्र और गरिमा में मतलब एक वातावरण दिया जाए जिससे उनका स्वस्थ विकास हो और सभी सुविधाएं दी जाए जिससे बाल जो छोटे बच्चे होते हैं उनका किसी तरह का मतलब शोषण ना हो, वो चाहे मोरल हो या आर्थिक तरीका से हो। ये जो है आर्टिकल 39 में दे रखा है। अब हम डिस्कस करते हैं जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39 इन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें जो आपको सबको पता है कि अगर एक हुसैन नारा केस जो है बहुत ही मतलब वो इम्पोर्टेंट केस है, इसी पे आधारित है जिसमें मतलब कोर्ट ने कहा था कि ये हर कैदी का मतलब राइट बनता है कि अगर वो गरीब होता है कोई भी व्यक्ति हो तो उसे गवर्नमेंट जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है वो उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगी। तो इसमें वही है आर्टिकल 39 एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कि स्टेट की जिम्मेवारी बनता है कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराए जो भी मतलब गरीब तबके के लोग आते हैं उनको, जो मतलब इकोनॉमिकली वीक हो और वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ये जिम्मेवारी बनता है स्टेट का कि वो उससे वकील प्रोवाइड कराए। आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, इसमें मतलब ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में कहा गया है कि ये स्टेट का जिम्मेवारी बनता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन बनाए। आर्टिकल 41 में जो है राइट टू वर्क टू द एजुकेशन एंड public assistance in the certain cases, the state shall within the limit of the economic capacity to development and make the effective provision of the secure the right of the work and education to the public assistance in the cases of the unemployment and the old age and sickness and the disability in the other cases। इसमें जैसे इसमें कहा गया है कि
शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो होता है कुछ दशाओं में दिया गया, जैसे राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य या विकास की सीमाओं के भीतर जो काम पाने वाले हैं या शिक्षा पाने या बेगारी जो होता है या बुढ़ापा या बीमारी निःशक्त है या किसी तरह का अभाव होता है, तो उन्हें जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि मतलब वही उनका अधिकार बनता है कि उन्हें ये सारी सुविधाएं जो भी उनकी जरूरतें उन्हें पूरा की जाए। 42 में प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड द मेटर्निटी रिलीफ। इसमें यही कहा गया है कि राज्य जो होगा वो न्याय संगत और मानव उचित जो ह्यूमन कंडीशन के फेवर में हो वो सारी डिसीजन लेगी। और ये भी कहा गया कि मैटरनिटी रिलीफ जो भी मतलब प्रसूति सहायता जो कहते हैं तो मैटरनिटी रिलीफ भी देगी, इसका प्रोविजन दिया गया 42 में। फिर हम 43 देखते हैं, लिविंग वेजेज फॉर द वर्कर्स। इसमें कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में डिस्कस किया गया है। 43A में है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, स्टेट शैल द टेक steps and suitable legislation in the other way and secure the participation of the worker in the management of the undertaking and establishment of the other organization engaged in the industry। इसमें यही कहा गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों या स्थापना अन्य संगठनों के प्रबंध में जो कर्मकार होते हैं उनका भाग लेना जो सुनिश्चित करेगा। और 43B में कहा गया प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ हम देखते हैं कि सहकारिता मतलब इसमें है कि मतलब सहकारी समितियों का मतलब वो प्रमोट करेगा। राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि वो कोशिश करे कि इसमें कहा गया कि स्टेट शैल इंडिवियर द प्रमोट द वॉलंटरी एंड फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वही है कोऑपरेटिव सोसाइटी को मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको ऑटोनोमस फंक्शनिंग मतलब उसका स्वायत्त फंक्शनिंग करने का और वॉलंटरली फॉर्मेशन वो अपने तरीके से उसको फॉर्म करे और उसमें किसी तरह की सहायता होती है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए। 44 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सिविल इन्फॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन के बात करती है कि स्टेट शैल इंडिवियर द सिक्योर फॉर द सिटीजन इन्फॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। इसमें यही कहा गया कि नागरिकों को एक समान सिविल संहिता प्रदान की जाए, जो मतलब ये है कि राज्य और भारत के समस्त क्षेत्रों में जो भी नागरिक रहते हैं उनको एक समान सिविल जो संहिता है मतलब उसे प्रोवाइड करने का प्रोविजन दे रखा है 44th में। 45 जो है प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। इसमें यही कहा गया है कि राज्य जो होगा सभी वो बच्चे जो मतलब 6 वर्ष से कम हैं उनका केयर और एजुकेशन, जैसे आंगनबाड़ी आप देखते हैं जो हमारे गांव में मतलब गांव में चलती है आंगनबाड़ी, शहरों में भी शायद चलता है, मैं श्योर नहीं, लेकिन गांव में आंगनबाड़ी केंद्र जो चलता है वह इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चों को केयर और उसका एजुकेशन का जो जिम्मेवारी है वो राज्य का जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते हैं। 46 में है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन सोसाइटी। इसमें जो है कि जैसे अनुसूचित जनजाति हैं या अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां या अन्य जो मतलब पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको एजुकेशनल और इकोनॉमिक मतलब एजुकेशनली और इकोनॉमिकली उनको स्ट्रांग बनाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। 47 में एक आ गया द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड इम्प्रूव देयर पब्लिक हेल्थ। तो इसमें कहा गया है कि जो मतलब ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन, मतलब उनका पोषाहार स्तर को बढ़ाए, ऊंचा करे और जो भी मतलब पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मतलब आप ऐसे कहें कि पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, तो ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट का बनता है कि जैसे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, या जैसे हमने पहले बात किया जो आंगनबाड़ी वाला, तो उसमें होता क्या, यही होता है ना कि उसमें मेनू बना रहता है, खाने दिए जाते हैं, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें होता है कि वो सभी के लिए पब्लिक हेल्थ मतलब सभी आते हैं, इसमें सिर्फ बच्चे नहीं, इसमें सभी तरह के लोग आते हैं। और 48 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री
इसमें कहा गया कि कृषि या पशुपालन का जो होता है उसको उसका संगठन बनाना, मतलब मॉडर्न या साइंटिफिक तरीके से कि जिस तरह से उनको बढ़ावा हो सके। इसमें यह भी कहा गया कि स्लॉटरिंग ऑफ द काउज एंड काउस एंड अदर मिल्क ड्रॉट केटल, ये प्रोहिबिट है, प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर, मतलब गाय हो या उनके बछड़े हो या जो भी मिल्च मतलब जो दुधारू पशु हैं उनकी मतलब हत्या पर रोक लगाने का इसमें प्रावधान दिया गया है। 48 ठीक है। 48A जो कहता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट द एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें यही है कि पर्यावरण का जो संरक्षण और जो भी वन मतलब जीव जंतु हैं, वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। 49 में क्या आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें है कि जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, मोन्यूमेंट्स हैं या वो स्थान या वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण प्रोवाइड कराना ये स्टेट की जिम्मेवारी है। फिर आर्टिकल 15 जो है सेकेंड लास्ट है, इसमें सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। इसमें है कि राज्य की लोक सेवाओं, जैसे राज्य की लोक सेवा में जो है पब्लिक मतलब सर्विसेज में है, वो स्टेट का जिम्मेवारी बनता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशियरी, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखे। तो उसके जो भी उसके प्रति मतलब स्टेट का जिम्मेवारी है, उसके प्रति वो कदम उठाएगा, स्टेट कदम उठाएगा ताकि उसको एक दूसरे को सेपरेट कर सके। और आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये जो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो है उसको प्रमोट करे। इसमें ए पार्ट में दिया प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना। मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, दो नेशंस के बीच में या जो भी नेशंस है उनके बीच में ऑनरेबल और जो है न्याय संगत और सम्मानपूर्ण रिलेशन स्थापित करना। फोस्टर रेस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड विथ वन अनदर। डी पार्ट है इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द आर्बिट्रेशन। डी पार्ट में कहा गया कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनका जो निपटारा जो है मध्यस्थता के द्वारा किया जाए। तो ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में दे रखी हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। तो ये सारी सब चीजें हैं। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी। और चीज मतलब आप जितना बार बेयर एक्ट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितनी बार पढ़ेंगे तब आपको क्लियरिटी और ज्यादा आएगी। और इसके एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो एक मतलब बहुत ही बड़ा इलेबोरेशन होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए। और अगर और भी किसी टॉपिक पर जो आप मतलब चाहते हैं कि मतलब वीडियो बनाया जाए तो हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो मतलब उसी टॉपिक पर। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।